नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टेक्निकल पेपर 8 PM में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे इस चैनल का उद्देश्य टेक्निकल पोस्ट की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को टेक्निकल पेपर आसानी से सॉल्व करने में मदद करना है। मेरे इस चैनल पे बेसिक लेवल से हाई लेवल के टेक्निकल कॉन्सेप्ट का डिस्कशन वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसका लाभ उठाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, इनको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए हम अब पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बने रहिएगा, मैं पूरा इलेक्ट्रिकल पेपर का एक एक चैप्टर का वीडियो जो है मैं इस पे अपलोड करूँगा, इसको आप देखिएगा और लाभ उठाइएगा। चलिए मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले हम चार्ज के बारे में समझते हैं। आप जानते हैं समझना क्या है, सब तो पढ़ा हुआ है, ये बस एक रिवीजन के तौर पे हम बता रहे हैं आपको। चार्ज क्या है, तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी चार्ज के रूप में एग्जिस्ट होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था जो चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। परमाणु क्या है भाई, तो परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। ये सब चीज़ें तो हम पढ़े हैं कि मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, जिनके खोजकर्ता जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक क्रमशः। ये सभी पढ़े हुए टेक्निकल डाटा हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। उसके बाद चलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि किसी सब्सटेंस से कंट्रोल वे में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वही इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसके लिए हम देख लें, इसका सिंबल I, इसका SI यूनिट एम्पियर और I बराबर V/R। आगे ओम्स लॉ को जब पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे। I बराबर Q/T यानी आवेश बटा समय, और डायमेंशन I। ये सब टेक्निकल डाटा है, कहीं ना कहीं एग्जाम में दिख जाते हैं, इसीलिए इन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक एम्पियर कहने का क्या सेंस है। एक एम्पियर कहने का मतलब हुआ कि कूलाम पर सेकेंड। एक कूलाम कहने का मतलब 6.28 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। टेक्निकल डाटा है, याद रखना है। इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं ए मीटर से। ए मीटर क्या होता है, ए मीटर जो होता है वह एक करंट मापी यंत्र है जो कि परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। और वोल्ट मीटर क्या है, तो वोल्टेज मापने का यंत्र है जो कि परिपथ के समांतर में जुड़ा होता है। अब चलते हैं हम वोल्टेज, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यह एनर्जी है जिस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, सीधा एकदम सिंपल वर्ड में। इसका SI यूनिट वोल्ट है। इसको, यह जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईएमएफ जो होता है सर्किट के रेसिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता है। जब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की तो यह सर्किट के रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यह एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने के लिए ज़रूरी है। इसका SI मात्रक भी जो वोल्ट है, इसका भी ईएमएफ का भी वोल्ट है। अब देखते हैं हम कि इसका फॉर्मूला, ईएमएफ का फॉर्मूला है ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, V बराबर IR। अब हमने बताया कि चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है सर्किट के रेसिस्टेंस पर निर्भर करता है, यानी रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक बात है IR ड्रॉप ज़्यादा होगा, यानी वोल्टेज ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा। चलिए अब आगे चलते हैं, हम रेसिस्टेंस को समझते हैं। रेसिस्टेंस क्या है, तो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जब करंट अपोजिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वही रेसिस्टेंस कहलाती है। रेसिस्टेंस को हम जनरली ओम में मापते हैं। यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो लेंथ पे निर्भर करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे निर्भर करता है, और मटेरियल के नेचर पे निर्भर करता है, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पे निर्भर करता है। तो भाई देखिए, रेसिस्टेंस जो है वह लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस जो है क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और नेचर ऑफ मटेरियल तो हर एक पदार्थ का कांस्टेंट ही होता है, वो जिस पदार्थ का बना हुआ है उस हिसाब से उसका वैल्यू होता है। अब टेम्परेचर ऑफ मटेरियल जो है हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि जैसे जैसे लंबाई हम बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस का मान बढ़ता है। अब जैसे जैसे हम एरिया को घटाते हैं तो रेसिस्टेंस का मान
बढ़ जाता है। एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि उल्टा प्रोपोर्शनल है। इसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें जानने इन चीज़ों को जानने से उसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहने का मतलब हुआ द रेसिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट फेस ऑफ ए मीटर क्यूब ऑफ दैट मटेरियल। उस मटेरियल के अपोजिट फेस के क्रॉस जो रेसिस्टेंस होगा वह स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होगा। इसके संदर्भ में ये इसको सिंबल में कुछ टेक्निकल डाटा हैं जिन्हें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। वो रो, वो मीटर, उसके बाद इसका यूनिट एंड डायमेंशन याद रखना है। अब चलिए हम चलते हैं कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का कलर कोड क्या होता है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो हर एक इंजीनियरिंग या टेक्निकल कोई भी पेपर होता है ना, उसमें क्वेश्चन आ जाता है, देखने को मिलता है। तो हम छोटा सा डिस्कशन करते हैं इस पर कि क्या होता है। तो ये देखिएगा इस तरह का एक अब मिलता है। अब जब रेडियो वगैरह का सर्किट खोलिएगा तो एक रेसिस्टेंस मिलेगा इस टाइप से। तो इसका देखिएगा बैंड बना हुआ रहता है, 1 2 3 4 इस तरह से बैंड बने होते हैं। तो पहला बैंड जो है वो फर्स्ट डिजिट को शो करता है, दूसरा जो है वो सेकंड डिजिट, तीसरा जो है मल्टीप्लायर और चौथा जो है टॉलरेंस को शो करता है। द डिजिट में ये कलर है, इस जैसे ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 2, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4। इसी तरह से मल्टीप्लायर 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2। ये सभी चीज़ें जो है कलर को हम इस तरह से डिजिट में ऐसे और मल्टीप्लायर में इस तरह से हम याद करके रखते हैं। लेकिन याद कैसे करेंगे, इसके लिए आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, आप जानते भी होंगे, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इस तरीका से हम इसको याद कर सकते हैं कि बी से ब्लैक हुआ तो ब्लैक का कोड 0 होगा, बी आर से ब्राउन हुआ इसका कोड 1 होगा, इसका मल्टीप्लाई 10 to the power 1 होगा। यानी जहाँ ये कलर यूज होगा उस हिसाब से हम डिजिट भी पकड़ लेंगे और मल्टीप्लायर भी पकड़ लेंगे। लेकिन बात होती है चौथे पॉइंट की भाई, तो चौथे पॉइंट में हमारा जो है टॉलरेंस होता है, यानी उतना ज़्यादा उतना कम। जैसे गोल्ड कलर रहेगा तो उसका 5% का टॉलरेंस होगा, यानी कि 5% ज़्यादा होगा या 5% कम होगा। सिल्वर के लिए 10% और नो कलर के लिए 20%, यानी जब कोई कलर नहीं होगा तो 20% होगा। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये 4 कलर दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, कहेगा रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, निकालिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें ये याद रखना है बी बाई ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इस सहायता से हम ब्लू का कोड पकड़ लेंगे, 6 हो जाएगा, रेड का कोड 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ब्लू का कोड 6 है ना भाई, उसके बाद रेड का कोड 2 है। तो दूसरा चूँकि हम बताए हैं कि फर्स्ट जो है पहला कलर बैंड जो है फर्स्ट डिजिट को, दूसरा कलर बैंड सेकंड डिजिट को शो करेगा, तो कुल मिला के कितना हो गया 62। और तीसरा जो है वो मल्टीप्लायर शो करेगा, यानी 10 to the power 3। किसका है भाई, ऑरेंज का। देखिए ऑरेंज का क्या है, 10 to the power 3 है, तो 10 to the power 3 दिए तो 62 गुना 10 to the power 3 और नो कलर का मतलब 20% प्लस माइनस 20%, इतना ओम जो है इस कलर बैंड वाले रेसिस्टेंस का वैल्यू हुआ। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन पर आप एग्जाम क्वेश्चन बनाइएगा, जो प्रॉब्लम होगा हमारे कमेंट बॉक्स में डिस्कस करिएगा, हम आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। चलिए भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो हम और अच्छी अच्छी चीज़ों को आपके बीच ला के रखेंगे। फिलहाल चलिए, रेसिस्टेंस जो है हमारे पास जो है रेसिस्टेंस को टाइप में जो मतलब किस टाइप से कौन से मेटल से मतलब कंस्ट्रक्शनल मैंने कंपोजिशन, जैसे कि कार्बन से बना है तो कार्बन कंपोजिट टाइप, इस टाइप से मैंने रेसिस्टेंस को 4 कैटेगरी में देखा। फिल्म रजिस्टर, वायर वुंड रजिस्टर, कार्मेट रजिस्टर। इसके बाद डिटेल्स हम रेसिस्टेंस का जो क्लास लेंगे उसमें करेंगे। फिलहाल अभी बस जानिए नाम केवल। अब आइए, हम आपको पहले बताए थे कि टेम्परेचर पर भी रेसिस्टेंस निर्भर करता है। तो टेम्परेचर से भाई रेसिस्टेंस कैसे निर्भर करता है, तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनका तापमान बढ़ाने से रेसिस्टेंस का मान बढ़ जाता है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ये सभी प्योर मेटल्स हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस का मान जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हम लेते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट और इंसुलेटर्स हैं जैसे ग्लास, माइका, रबर, इनका टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस का मान घट जाता है। याद रखिए, कंपटीशन में आता है। उसके बाद कुछ ऐसे एलॉय हैं जिनका क्या होता है ना कि टेम्परेचर को मोर इंक्रीमेंट बट रेसिस्टेंस वैल्यू वेरी मिनिमम। तो इसलिए थोड़ा सा इसको जो है हम एग्जाम्पल ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है, जैसे यूरेका हो गया, मैग्नीन हो गया, टंगस्टन हो गया, ETC, इनको याद रखना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या है? तो तापमान में जो वृद्धि करते हैं, वेरिएशन करते हैं, तो रेसिस्टेंस के वास्तविक मान के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन होता है वह हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कहलाता है। तो इसका जो है यूनिट याद रखना है कि प्रति डिग्री सेल्सियस इसका यूनिट होता है, कंपटीशन में पूछा जाता है। और कुछ ऐसे हैं जिनके में अल्फ़ा का वैल्यू इतना होता है, जैसे कि एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि 20 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर का कितना रेसिस्टिविटी होगा और टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.00428 और 20 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टिविटी 1.5910⁻18, इसलिए इन्हें भी ध्यान में रखना है। अब हम जो है टेम्परेचर की डिपेंडेंसी को लेके ये हम लिखते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। मैंने आपको बताया कि जब तापमान के बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ती है तो उसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे कंडक्टर, मेटल, इन सब का तापमान बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, इसलिए इसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहे। और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसको कहेंगे? तो जिसमें टेम्परेचर जो है बढ़ाने से रेसिस्टेंस का मान घटेगा, उल्टा होगा, तो उसको नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहेंगे। और जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग बराबर रहे विशेष। चलिए अब चलते हैं कंडक्टेंस के बारे में जानते हैं। कंडक्टेंस क्या है भाई? तो सीधा हिसाब है, रेसिस्टेंस पढ़े हैं भाई, तो रेसिस्टेंस को उल्टा कर दीजिए तो कंडक्टेंस हो जाएगा। तो इसको उल्टा है तो यूनिट भी उल्टा दीजिए, इसका ओम हुआ तो ओम को उल्टाएंगे तो महो होगा, यानी कंडक्टेंस का यूनिट महो होगा। कुछ टेक्निकल डाटा है, उन्हें याद करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले कंडक्टिविटी को क्लियर कर लेते हैं। कंडक्टिविटी क्या है? तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। जैसे कि हमने आपको रेसिस्टेंस का उल्टा किया तो स्वाभाविक बात है कि इसमें जो है हमारा जो सिग्मा होगा वह 1/ρ हो जाएगा, क्योंकि R बराबर होता है ρL/A। तो रेसिस्टेंस का उल्टा किए हैं तो इसका भी तो उल्टा हो जाएगा ना। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है? तो मटेरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कि कितना मतलब इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा, इसकी जो एबिलिटी होती है मटेरियल की वो इससे डिफाइन की जाती है कि ज़्यादा कोई मटेरियल ज़्यादा कंडक्टिव है मतलब वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने होके जाने देगा। इसका जो है हम यूज़ करते हैं ग्रीक सिग्मा, ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसी को। इसका जो एसआई मात्रक होगा वह सीमेंस पर मीटर, यहाँ पे मैंने बताया सीमेंस पर मीटर, इसको याद रखिएगा। इसका ये मतलब यूनिट याद रखिएगा और डायमेंशन याद रखिएगा, कंपटीशन में काफ़ी यूज़फुल होता है। चलिए ओम्स लॉ, अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा ओम्स लॉ। बहुत ही इम्पोर्टेंट, सब जानते हैं, यहीं से बेसिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें देखते हैं कि ये परिपथ के, इनका कहना था कि परिपथ जो है इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा, जो इस परिपथ में धारा प्रवाहित की जाएगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी V बराबर IR। I जहाँ पर जो है रेसिस्टेंस है, V वोल्टेज है और I करंट है, तो R बराबर V/I। जब हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक कांस्टेंट मिलता है, ये ओम्स लॉ में हमेशा ओबे होगा। यदि ये कांस्टेंट नहीं मिलता है तो ओमिक रेसिस्टेंस नहीं कहलाएगा। नॉन ओमिक के बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा, फिलहाल ओम्स लॉ में इतना जान लिया जाए कि ओम्स लॉ जो है वह वोल्टेज और करंट के बीच के ग्राफ को कांस्टेंट पाना इसका मेन फैक्ट है। लेकिन ये कब होगा? जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पे जब टेम्परेचर आप नहीं कांस्टेंट रखिएगा, तो इससे पहले भी देख चुके हैं रेसिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तो यहाँ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के बाद जो वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। चलिए अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा? तो एप्लीकेशन वोल्टेज, रेसिस्टेंस, करंट निकालने में होगा। डीसी एमीटर, डीसी शंट, ये जो होता है ना, आगे जो आप देखिएगा शंट के कारण जो है एमीटर का रेसिस्टेंस एमीटर में करंट निकाल लेते हैं। इन सब चीज़ों में वहाँ पे ओम्स लॉ यूज होता है। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखिएगा कि किसी के डिजायर वोल्टेज उसके अक्रॉस कितना होगा वो डिसाइड करने में ओम्स लॉ यूज होता है। अब कुछ लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशन यह है कि जो यूनिलैटरल एलिमेंट होंगे उनके साथ ओम्स लॉ साथ नहीं देगा, वो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जो होता है ना कि जैसे कि आपको डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये सब यूनी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। यूनिलैटरल कहने का मतलब कि वह करंट को एक ही डायरेक्शन में फॉलो करवाता है,
ठीक है, ऐसे एलिमेंट के साथ ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद मैं बात करूं कि नॉन लीनियर एलिमेंट, मैंने बताया था कि जिसका भी वाई आई का ग्राफ जो कांस्टेंट नहीं होगा वो नॉन लीनियर एलिमेंट होगा। उसका जैसे कि आपको हम बता दें कैपेसिटेंस हो गया, ये सब का जो है ना, इसके साथ हम ओम्स लॉ को प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं। और जिनका जो है ना टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन होते रहता है, उनके साथ भी हम ओम्स लॉ नहीं लगाते हैं। अब चलते हैं नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। वही बात मैंने बताया कि जब भी वाई आई का ग्राफ फॉलो नहीं होगा, ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, उसी कंडक्टर के लिए उसे हम नॉन ओमिक कंडक्टर भी कहते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जरा देख लें, हम रिवाइज कर लें। करेंट एम्पियर निकालना है तो V बाई आर पी बाई वी रूट अंडर पी बाई आर याद रखना है। उसके बाद हम बात करें वोल्टेज की, वोल्टेज निकालना है रूट अंडर पी इंटू आर पी बाई आई इंटू आर। उसके बाद रेसिस्टेंस निकालना है तो वी बाई आई वी स्क्वायर बाई पी बाई आई स्क्वायर। यदि हम पावर निकालें तो वी स्क्वायर बाई आर आई स्क्वायर इंटू आर और वी इंटू आई। इस तरह से पावर निकालते हैं। इन सब चीज़ों को याद कर ध्यान में रखेंगे, इनका यूज़ हमारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। हमारे अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए। धन्यवाद।